Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concept which make your studies simpler. So I was getting a few requests of starting class 11 syllabus. So from this video, we'll start 11th class physics first chapter which is physical world. So ये जो वीडियोस रहेंगे 11th क्लास वीडियो सीरीज के, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सही, साथ ही ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो अभी 12th क्लास में गए स्टूडेंट्स। हो सकता है आपके कुछ पुराने टॉपिक्स वीक रह गए हो, या फिर हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े ही नहीं हो, या फिर हो सकता है आपको रिवीजन में काम में आ जाए, तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही जो अभी जेई और नीट अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियोस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको रिवीजन में काम आ सकता है, या फिर कुछ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हो उसके लिए भी काम में आ सकते हैं। सो आई थिंक इट वुड बी यूजफुल फॉर यू। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर फिजिक्स की ब्रांचेस देखेंगे, फिजिक्स का रिलेशन देखेंगे साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ, फिर फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल लॉज देखेंगे, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, फंडामेंटल लॉज। तो ये सब चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीजें सॉल्व करी होंगी साइंस में। तो साइंस होता क्या है एक्चुअली, साइंस की कोई डेफिनेशन बन सकती है, कोई फॉर्मल डेफिनेशन। साइंस की अगर मुझे एक जनरल डेफिनेशन लेनी हो तो साइंस का सीधा सा मतलब होता है टू नो। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है साइंसिया, जिसका मतलब होता है टू नो। दैट इज साइंस की अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन देनी है तो इसका मतलब होता है गेनिंग नॉलेज। क्या करना, नॉलेज गेन करना, और उस नॉलेज को अप्लाई करना किसी यूजफुल मैनर में। ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गई साइंस की। साइंस इज द स्टडी ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड अप्लाइंग दैट नॉलेज इन सम यूजफुल मैनर। किसी भी फील्ड के अंदर नॉलेज गेन करना और उसको अप्लाई करना किसी यूजफुल मैनर में, वो कहलाता है साइंस। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, लेकिन इससे मतलब समझ में आएगा साइंस का? नहीं। इसका और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम कि साइंस क्या होता है। साइंस का अगर मैं बताना चाहूं तो साइंस का सीधा मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंस में हम करते क्या है, साइंस में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दैट इज सबसे पहली चीज जो बोली कि हमको नॉलेज गेन करना है। मतलब हम क्या करते हैं साइंस में, किसी भी एक फील्ड को पकड़ते हैं। कोई भी एक फील्ड हो सकती है, हो सकता है वो सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है वो नेचर से रिलेटेड कोई टर्म हो सकता है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर हो सकता है वो प्लांट्स के ऊपर हो, कोई भी तरह की फील्ड हो सकती है। आप किसी भी तरह की फील्ड ले लीजिए, वो फील्ड आप लीजिए और उस फील्ड में जितना ज्यादा हो सके उतना नॉलेज गेन करिए। सबसे पहला तो स्टेप यही हो गया साइंस का कि आपको क्या करना है, नॉलेज गेन करना है, डिटेल नॉलेज इकट्ठा करनी है हर चीज के बारे में। फर्स्ट स्टेप हुआ नॉलेज गेनिंग। उसके बाद में आपको उस फील्ड के अंदर एक प्रॉब्लम ढूंढनी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकती है, तो आपको उस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालनी है। फिर उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन देना है, कोई ना कोई सॉल्यूशन देना है। अब हो सकता है उस फील्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम निकाली आपने, वो प्रॉब्लम पहले भी किसी ने निकाली हो और उसका सॉल्यूशन वो पहले दे चुका हो। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है पहले कोई दे चुका हो, फिर आपका क्या काम है, फिर आपका काम बनता है कि आप उसका एक एफिशिएंट सॉल्यूशन दो। जो पुराना सॉल्यूशन था उससे कुछ हट के सॉल्यूशन, उससे कुछ ज्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका काम। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, हमको हवा में जाना था, उड़ना था। तो ये प्रॉब्लम हुई कि हमको उड़ना है, अब कैसे उड़ा जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर ले लिया हमने, हेलीकॉप्टर बनाया और उससे हम हवा में उड़ गए। अब अगर हेलीकॉप्टर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था तो एरोप्लेन क्यों बनाया, एरोप्लेन भी था तो रॉकेट क्यों बनाया। तो एक प्रॉब्लम थी, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस क्यों बनाए, क्योंकि हो सकता है कोई सॉल्यूशन बना हुआ हो लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पर्पस में काम आ रहा हो। जैसे मान लीजिए आपको अपनी जगह से एक 100 किलोमीटर दूर वाली जगह पे जाना है और आपको अकेले जाना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, आप उसके लिए एरोप्लेन यूज करेंगे या रॉकेट यूज करेंगे। आप दोनों ही चीजें यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर शॉर्ट रेंज में और कम लोगों को ले जाने के लिए काम में आ सकता है। वहीं पे अगर एक ऐसी दूसरी प्रॉब्लम होती कि आपको
अपनी जगह से 600 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर किसी जगह पे जाना है और 100 लोगों को लेके जाना है आपके साथ 100 लोग हैं, उनको लेके आपको एक 600 किलोमीटर दूर वाली जगह पे जाना है। तो उसके लिए आप क्या हेलीकॉप्टर यूज करेंगे? नहीं, अब यहां पर हेलीकॉप्टर का यूज नहीं आ सकता। अब यहां पे क्या यूज में आएगा? एरोप्लेन। यहां पर हम एरोप्लेन यूज कर सकते हैं 600 किलोमीटर दूर जाने के लिए, 100 लोगों को एक साथ ले जाने के लिए। फिर अब हमको स्पेस में जाना था, मान लीजिए मून पे जाना है, तो उसके लिए हम हेलीकॉप्टर यूज करेंगे? नहीं। एरोप्लेन यूज करेंगे? नहीं। उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा रॉकेट, जो आपको स्पेस मिशन में ले जा सकता है कोई भी तरह से। तो अलग अलग तरह से प्रॉब्लम के इश्यूज थे, उसको स्पेसिफिक रखते हुए सॉल्यूशन बनाए गए। तो कुछ हो सकता है प्रॉब्लम जो है वो कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हो, जो सॉल्यूशन थे वो कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बने हो। प्रॉब्लम एक ही थी, हवा में जाना था, लेकिन अलग अलग पर्पस थे उसके लिए। आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है, 600 किलोमीटर दूर जाना है ज्यादा लोगों के साथ, या फिर स्पेस में जाना है। तो ऐसे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो आपको साइंस में यही करना है, आपको किसी एक फील्ड की नॉलेज गेन करनी है। फील्ड की नॉलेज गेन करने के बाद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम निकालनी है। कोई प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो प्रॉब्लम निकालनी है और उसका क्या करना है? सॉल्यूशन देना है। अगर सॉल्यूशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई एफिशिएंट सॉल्यूशन देना है। तो ये है साइंस। ठीक है। अब साइंस नॉर्मल स्टडीज से साइंस कैसा अलग है? एक सिंपल से एग्जांपल्स, जैसा आपने ईवीएस नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ईवीएस नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा बचपन में। जब आप छोटी क्लासेस में उसको पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंटल स्टडीज नाम से। एनवायरमेंटल स्टडीज नाम से आता है। और जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो वही सब्जेक्ट बन जाता है एनवायरमेंटल साइंस। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस, क्या अंतर हुआ इसमें? एनवायरमेंटल स्टडीज में आप क्या करते हैं? एनवायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एनवायरमेंटल साइंस में आप क्या करते हैं? एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, साथ में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना एनवायरमेंटल साइंस में आ जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज में सिंपल नॉलेज गेनिंग आ जाएगा, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस में आप कुछ ना कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। सोशल स्टडीज और सोशल साइंस, आपने एसएसटी नाम से सब्जेक्ट पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज, आगे जाके वही सोशल साइंस बन जाता है। तो सोशल स्टडीज और सोशल साइंस में क्या अंतर हो गया? सोशल स्टडीज में आप सोसाइटी से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी उसको पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, जो भी चीज है, तो वो आप सोशल स्टडीज में उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज गेन करना है वो करेंगे। सोशल साइंस में क्या करेंगे? नॉलेज गेन करने के साथ में सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये डिफरेंस हुआ नॉर्मल स्टडीज और साइंस में। तो आप साइंस में क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए साइंस का मतलब यहां पे मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगर इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन देनी है तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द स्टडी ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड अप्लाइंग दैट नॉलेज इन सम यूजफुल मैनर। नॉलेज गेन करना और उस नॉलेज को अप्लाई करना किसी यूजफुल मैनर में, वो कहलाता है साइंस। ठीक है। तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं जिससे रिलेटेड हमने साइंस की अलग अलग टेक्नोलॉजी रख रखी है। अभी जो हमको पढ़ना है वो है फिजिक्स। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स डिराइव्ड एक लैटिन वर्ड फ्यूजिस से, फ्यूजिस जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक हमारे इंडियन साइंस की ब्रांच से रिलेटेड है, भौतिकी, हम उसको भौतिकी बोलते हैं, तो उससे रिलेट करता है फिजिक्स। और भौतिकी में भी हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स अल्टीमेटली क्या हुआ? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स की फॉर्मल डेफिनेशन बन जाती है, यहां पे क्या बन जाती है? स्टडी ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। स्टडी ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। It is the branch of science which deals with study of nature, laws of nature and natural phenomena. तो वो हो गया फिजिक्स। अब नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर के अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब नेचर के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ दो कंपोनेंट्स का फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन से? वो दो कंपोनेंट्स होते हैं मैटर
और एनर्जी, दैट इज नेचर के दो कंपोनेंट्स, मैटर और एनर्जी। नेचर में दो ही सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, मैटर और एनर्जी। इसके अलावा सब्सटेंस किसी तीसरे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो मैटर होगा या तो वो एनर्जी होगा। तो मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पहले एक एक करके इनके ऊपर जाए। और इससे रिलेटेड जो स्टडी हो गई वो हो गई फिजिक्स। तो मैटर और एनर्जी मिलके बना रहा है पूरा नेचर। तो फिजिक्स है नेचर से रिलेटेड स्टडी। तो फिजिक्स की एक और डेफिनेशन बन सकती है, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर। फिजिक्स is the branch of science which deals with study of matter, energy and their interaction with each other। तो हो गया फिजिक्स। ठीक है, तो अब दो कंपोनेंट्स हो गए, मैटर और एनर्जी। तो दोनों को एक एक करके समझे कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। मैटर आपने पढ़ा होगा, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास में मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसे फील किया जा सके, वो होता है मैटर। जैसे पेन, ये इसके पास मास है, हाँ है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसे फील कर सकते हैं हम, इसलिए ये क्या हुआ, एक तरह का मैटर हुआ। बोर्ड, आपका मोबाइल फोन, बुक्स, पेन, पेपर, कॉपी, जो भी तरह की चीज हो जिसे हम फील कर सके, मास हो उसके पास और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो मैटर। ठीक है, अब जाए एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के पास मास नहीं होता, एनर्जी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, एनर्जी का मास नहीं होता और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, लेकिन उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे हम सेंस कर सकते हैं किसी ना किसी सेंस ऑर्गन की मदद से, तो वो हुई एनर्जी। इट डज नॉट हैव मास, नाइदर ऑक्यूपाई स्पेस, बट कैन बी सेंस्ड बाय एनी सेंस ऑर्गन, उसे हम सेंस कर सकते हैं किसी सेंस ऑर्गन से। जैसे लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हाँ उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गन कौन से, आईज से। हम उसे देख सकते हैं, जहां पर लाइट है वहां पर हम देख पाएंगे, जहां पर लाइट नहीं है वहां पर हम नहीं देख पाएंगे। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हाँ कौन से सेंस ऑर्गन, ईयर से। हम सुन सकते हैं साउंड की मदद से, अगर साउंड है तो हम सुन पा रहे हैं, साउंड नहीं है तो हम नहीं सुन पाएंगे, तो वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ। फिर हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फीलिंग्स एक तरह की एनर्जी हो गई। फीलिंग्स मैटर में नहीं आती, फीलिंग्स मैटर में क्यों नहीं आती, लव, हेट्रेड, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब मैटर नहीं है क्योंकि इनके पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है नहीं। फिर हम इसको एनर्जी कैसे बोले, क्योंकि ये जो फीलिंग्स होती है ये हमारा ब्रेन ट्रांसमिट करता है, ये ब्रेन ट्रांसमिट करता है किसी ना किसी सिग्नल के फॉर्म में। वो जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है वो सिग्नल्स देता है हमारी बॉडी को कि किसी चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है। वो सिग्नल्स ही कहलाते हैं इमोशंस। अगर हम कोई चीज बुरी देख रहे हैं तो हमको अपने आप ही दुख होने लग जाता है, कैसे होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज में सिग्नल देता है कि इसके ऊपर ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। तो वो सिग्नल्स आते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, तो वो एक तरह की एनर्जी हो गई। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और हैप्पीनेस, सैडनेस, कुछ भी चीज हो सकती है, तो वो सब आए किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो मैटर और एनर्जी हुआ। अब मैटर के ऊपर जाए तो मैटर जो होता है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज नेचर के अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में। कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा आपने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं। लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है, जिस कंटेनर में डाला जाए उसका शेप ले लेता है वो, लेकिन वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड होती है। फिर गैस, ना शेप डेफिनेट होता है ना वॉल्यूम डेफिनेट होती है। तो ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हुए। और दो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, आपने तीन ही पढ़े होंगे शायद, दो और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। हाँ, इसके अंदर हमको ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करनी है, हमें अभी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर देखना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हुआ मैटर का एग्जिस्टेंस। एनर्जी बहुत तरह के फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है और सारे फॉर्म्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करी जा सकती है। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं,
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो हुआ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अभी तक हम मानते थे कि मैटर और एनर्जी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मैटर है, एनर्जी है, दो अलग अलग फॉर्म्स है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कंजर्व्ड है। दैट इज मैटर, जितना मैटर है पूरी यूनिवर्स में कंजर्व्ड है। कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था। फिर जितनी एनर्जी है वो पूरी कंजर्व्ड है, जितनी टोटल एनर्जी वो सब आपस में एक दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। लेकिन सर आइंस्टाइन आए, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर आए, और उन्होंने जितनी पुरानी थ्योरीज थी वो सब फेल कर दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन सर की जितनी नई थ्योरीज थी वो सब पुरानी थ्योरीज को अधिकतर फेल करते जाती थी, उनको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता था। तो उसी तरह से उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को वॉइड कर दिया, दोनों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने बोला कि ये दोनों डेफिनेशन अधूरी है, कि अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मास बोलो तो वो अधूरा हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो तो वो अधूरा हो जाएगा। पूरा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। उन्होंने बोला कि अकेला मास या अकेली एनर्जी कंजर्व नहीं है, मास और एनर्जी मिलके कंजर्व्ड है। इसमें क्या डिफरेंस हो? उन्होंने बोला कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट करी जा सकती है और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। उन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया जो हमने अभी कभी सुना होगा, E इक्वल्स टू mc²। ये होता है एनर्जी मास इक्विवेलेंस, दैट इज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो उन्होंने जो थ्योरम दी उसके बेसिस पे सारे पुराने लॉज फेल हो गए, अधूरे हो गए। तो ये था आइंस्टाइन सर की थ्योरी। तो उन्होंने बोला कि मास और एनर्जी मिलके कंजर्व होते हैं, अकेला मास कंजर्व है ये नहीं बोल सकते, अकेले एनर्जी कंजर्व है ये नहीं बोल सकते। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये था एनर्जी मास इक्विवेलेंस। मैटर और एनर्जी समझ में आया होगा। अब हम आगे जाते हैं। तो ये फिजिक्स था। फिजिक्स क्या था? स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर। तो ये फिजिक्स हुआ। अब हम जाएंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पे। किस पे? ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की हम मेजरली दो ब्रांचेस बनाते हैं। कितनी ब्रांचेस? दो ब्रांचेस। फिजिक्स को क्लासिफाई किया गया है दो ब्रांचेस में। ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आप पार्टिकल की स्टडी पे भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ईयर वाइज भी सेपरेट कर सकते हैं। सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी वो पूरी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहलाती थी। वो एक अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स थी, उसमें सारे आप मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना देखते थे। वो सब पुराने साइंटिस्ट जैसे न्यूटन हुए या फिर गैलीलियो हुए, तो ये जो पुराने साइंटिस्ट थे इनकी स्टडीज के ऊपर बेस्ड थी। फिर बाद में जो नई स्टडीज आई 1900 के बाद में, ये आइंस्टाइन का एरा आया। तो आइंस्टाइन के एरा के अंदर फिजिक्स का पूरा नेचर ही चेंज हो गया। आप वहां पर मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते थे, यहां पर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो। दैट इज पार्टिकल के साइज पे भी वेरिएशन बता सकते हैं। वहां पर हम मेजरली मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करते थे, पूरी एज अ होल बॉडी की बात करते थे। लेकिन जब 1900 की बात की बात आई तो उसमें क्या हुआ, हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की जगह अब हम उसके सब पार्टिकल्स की बात करते हैं। जैसे एटॉमिक फिजिक्स हुआ, एटम्स की बात करें या न्यूक्लियस की बात करें, तो ऐसे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उनकी स्टडी आ जाती है, जो हमारी दूसरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। तो इसको हमने फिजिक्स को दो ब्रांच में क्लासिफाई कर दिया। पहली कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी? क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम इन दोनों को हम ईयर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये 1900 के पहले की फिजिक्स है और ये 1900 के बाद के फिजिक्स है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स। यहां पर अधिकतर चीजें मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना पे बेस्ड थी। जैसे इसके अंदर कुछ सब ब्रांचेस आई, मैकेनिक्स, फोर्स, मोशन, उससे रिलेटेड जो भी ब्रांच है वो इसमें आई। मैकेनिक्स में इसमें हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज का मोशन देखते रहे। फिर उसके बाद थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मतलब हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी स्टडी आएगी वो थर्मोडायनामिक्स में आएगी। फिर ऑप्टिक्स, लाइट से रिलेटेड स्टडी, ऑप्टिक्स। और क्या हो सकता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन से रिलेटेड जो भी स्टडी आएगी वो इसमें आएगी। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स हुआ, जिसमें हम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सारे मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना देखते थे। फिर मॉडर्न फिजिक्स की बात आई तो यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी करते थे और पार्टिकल्स मूविंग एट हाई स्पीड। यहां पर हम स्लो मूविंग पार्टिकल की बात करते थे, यहां पर हम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की बात करते हैं। दैट इज जब स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग जाए कोई पार्टिकल तो उसकी स्टडी कैसे करी जाए। तो इसके अंदर कुछ सब ब्रांचेस आ जाती है, जैसे क्वांटम फिजिक्स, अभी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है क्वांटम फिजिक्स। फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन सर की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इसके अंदर आ जाती है। और एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, वो सब मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दो अलग अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स हुई है। ये समझ में आ गया होगा। दोनों को कैसे क्लासिफाई करना हमने, मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोल सकते हैं, या फिर ईयर के बेसिस पे 1900 के पहले वाली सारी क्लासिकल फिजिक्स आ गया और 1900 के बाद वाला मॉडर्न फिजिक्स आ गया। क्लियर? तो ये था ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल लॉज। मतलब अगर फिजिक्स में कोई लॉ डेवलप करना है, कोई लॉ बनाना है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। मतलब साइंटिस्ट जो होते हैं वो अगर कोई लॉ बना रहे तो उसको ऐसे नहीं कि कुछ बोल दिया और वो लॉ बन गया, ऐसा नहीं होता, उसकी एक प्रोसेस होती है। तो हम एक डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल लॉज नाम का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम फिजिकल लॉज की डेवलपमेंट देखेंगे, क्या प्रोसेस फॉलो होती है। उससे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स में कुछ टर्म्स रिलेटेड हमको देखने को मिलती है, लॉ से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखने को मिलती है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहली जो टर्म हमको देखने मिलती है वो हाइपोथेसिस है। क्या? हाइपोथेसिस। फिर थ्योरी देखने को मिलती है हमको, और लॉ। थ्योरी, लॉ और हाइपोथेसिस। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? कुछ डिफरेंस है या नहीं है? डिफरेंस है तो क्या है? ये तीनों क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस मतलब एक जनरल स्टेटमेंट किसी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सपेरिमेंट किया हमने, उस एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट आया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुछ आया और उसके बेसिस पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि ये ऐसा हो रहा होगा, वो कहलाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वेरीफाइड नहीं होता, उसका कोई प्रूफ नहीं होता, हाइपोथेसिस का कोई प्रूफ नहीं होता, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, तो वो हाइपोथेसिस हुआ। इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई फिजिकल लॉज पे बेस्ड नहीं होता, ये कोई पुराने प्रूव्ड फिजिकल लॉज के ऊपर बेस्ड नहीं होता। हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट यूज्ड टू एक्सप्लेन सम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस, वो हुआ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आई, फिर उसके बाद आई थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी किसी फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए काम आती है। मतलब नेचर का कोई सिस्टम लिया, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है हमको। जो हाइपोथेसिस था वो सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा था। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमको बहुत सारी कंडीशंस मेंटेन करके रखनी पड़ती है, लेकिन हमने कोई नेचर में कोई सिस्टम उठा लिया, एक क्लासरूम, तो एक क्लासरूम का बिहेवियर एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए जो एक जनरल स्टेटमेंट आती है वो कहलाती है थ्योरी। किसी भी फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कोई स्टेटमेंट आई, वो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस भी हो सकती है ना। लेकिन हाइपोथेसिस और थ्योरी में एक डिफरेंस होता है कि थ्योरी जो होती है वो कुछ प्रूव्ड लॉज के बेसिस पे होती है, कुछ पुराने लॉ जो प्रूव करे जा सकते हैं उसके बेसिस पे थ्योरी दी जाती है। तो ये हुई थ्योरी। कोई हाइपोथेसिस जो बेस्ड हो, हाइपोथेसिस, थ्योरी एक तरह का हाइपोथेसिस होता है, तो हाइपोथेसिस जो बेस्ड हो किसी प्रूव्ड थ्योरी के बेसिस पे और वो किसी फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा हो, वो कहलाता है थ्योरी। थ्योरी के बाद आया लॉ। थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस है? थ्योरी जो होती है वो प्रूव नहीं हो करी जा सकती, मतलब वो भी प्रूव्ड नहीं होती। थ्योरी और हाइपोथेसिस दोनों ही प्रूव्ड नहीं होते, ये दोनों किसी सिस्टम को एक्सप्लेन, किसी सिस्टम का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए काम में आ रहे हैं। लेकिन लॉ जो होता है वो वेरीफाइड होता है, लॉ जो होता है वो वेरीफाइड होता है।
दैट इज लॉ एक ऐसा स्टेटमेंट जो नेचर का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए काम आ रहा है, किसी फिजिकल सिस्टम, या फिर बोला जाए नेचर का बिहेवियर। तो नेचर का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया स्टेटमेंट जो क्या हो, प्रूव्ड हो, वो कहलाता है लॉ। लॉ और थ्योरी में ये डिफरेंस है कि लॉ जो होता है वो ट्रू होता है, इनवेरिएंट होता है। लॉ ट्रू होता है मतलब वो सही बात बता रहा है किसी चीज के बारे में, और इनवेरिएंट होता है मतलब वो चेंज नहीं होता। लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो, एडिशनली कोई नई चीज उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन वो जो चीज बोल रहा है वो तो सही होगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस नेचर में हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। तो लॉ जो होता है वो इनवेरिएंट होता है और ट्रू होता है, और साथ ही साथ वेरीफाइड होता है। थ्योरी जो होती है वो वेरिएंट हो सकती है, थ्योरी को आप चेंज कर सकते हो, थ्योरी को चेंज कर सकते हो, थ्योरी को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है, थ्योरी वेरीफाइड नहीं होती। ठीक है, तो ये हुआ हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ। एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, जैसे अगर प्लैनेटरी मोशन एक्सप्लेन करना था, पहले प्लैनेटरी मोशन एक्सप्लेन करना था। आज तो हमको पता है प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं, लेकिन पहले वो चीज नहीं पता थी। तो पहले प्लैनेटरी मोशन एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज आई। जैसे पहले आई थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी बोलती थी कि हमारा अर्थ जो है वो सेंटर पर है और सन और सारे प्लैनेट्स हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। वो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। थ्योरी इसलिए क्योंकि कुछ पुराने लॉज के बेसिस पे बेस्ड कुछ बनी होगी, है ना, इसलिए वो थ्योरी जियोसेंट्रिक थ्योरी। फिर उसको मॉडिफाई करा के और आगे बनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलती है सन जो है वो सेंटर पर है और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये भी थ्योरी है एक तरह की, क्योंकि इसका भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया। कुछ प्रूफ लॉज के बेसिस पे बनाई गई, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया। तो ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। फिर आया केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर ने 3 लॉज दिए जो एक्सप्लेन करते हैं प्लैनेटरी मोशन को। ये लॉज इसलिए कह रहा है क्योंकि इसने उसके साथ में प्रूफ भी दिया था कि ये वाला लॉ है, इसका ये प्रूफ है, ये लॉ है, इसका ये प्रूफ है। तो उसने कुछ लॉज दिए थे जिसके प्रूफ दिए थे, इसलिए वो लॉज कहलाए। तो थ्योरी और लॉ में ये डिफरेंस है कि थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन लॉ का प्रूफ होता है। तो इसलिए थ्योरी और लॉ अलग अलग चीज हो गई। तो अब हमको लॉ बनाना है। डेवलपमेंट ऑफ लॉ, डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिकल लॉ, या बोला जाए इसको साइंटिफिक मेथड बोला जाता है। कोई साइंटिफिक मेथड कोई चीज को लॉ को बनाने की। तो क्या इसकी एक प्रोसेस होती है कि अलग अलग स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सबसे पहली स्टेप हुई सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, पहले क्या करेंगे हम, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस लेंगे। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करे, उन एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले और उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करा, डेटा कलेक्ट करा जो भी उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था। तो ये हुआ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, उसके ऑब्जर्वेशंस निकाले और उससे रिलेटेड जो भी डेटा मिला आपने उसको कलेक्ट कर लिया। तो ये हुआ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। अब उस डेटा के बेसिस पे, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब अब हाइपोथेसिस बनाया जाएगा। मतलब आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया, ऑब्जर्वेशन ले लिया, अब आपको कुछ बताना है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया। जैसे मान लीजिए मुझे एक्सप्लेन करना था गैस का एक्सपांड होना, किसी गैस का एक्सपांड होना एक्सप्लेन करना था। तो मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर फिक्स कर दिया। मैंने बोला प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे हम। तो प्रेशर फिक्स कर दिया और मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे गैस कैसे एक्सपांड हो रही है। दैट इज वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक साथ वेरी करवाया जा रहा है, टेम्परेचर वेरी कराया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम का वेरिएशन देखना है हमको। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो हमने क्या करा, प्रेशर को फिक्स कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाते गए, हमने देखा कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाते गए और बोला कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हमने बोल दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। दैट इज वॉल्यूम टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये हमने बोल दिया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते होगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ये हाइपोथेसिस दे दिया होगा। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, ऑब्जर्वेशन निकाला और उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस दे दिया।
अब ये ट्रू है या नहीं है इसको कैसे बताया जाए, तो इसके आती है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाया उसकी टेस्ट करना। उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, उसको टेस्ट करने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशंस निकाले जाते हैं। आपने एक हाइपोथेसिस देने के लिए 10 एक्सपेरिमेंट कर लिए। अभी मान लीजिए आपने 10 एक्सपेरिमेंट करे, 10 अलग अलग टेम्परेचर पे 10 अलग अलग वॉल्यूम्स रिकॉर्ड करी और बोल दिया कि ऐसा हो रहा होगा, है ना। लेकिन अब आपको उसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए आपको अलग अलग कंडीशंस लेनी पड़ेगी। अब आपको प्रेशर भी चेंज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम और टेम्परेचर का आप अलग अलग वेरिएशन देखोगे। टेम्परेचर के 100 अलग अलग रिकॉर्ड्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए वॉल्यूम के अलग अलग रिकॉर्ड्स लेने पड़ेंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, आप बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। उससे हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट होता है कि हम जो बोल रहे थे वो सही है या नहीं है। और अगर वो सही निकलता है तो हम बना देते हैं फाइनल थ्योरी। क्या बनाते हैं, फाइनल थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ फाइनल थ्योरी या डेवलपमेंट ऑफ लॉ की फाइनल थ्योरी बना दी जाती है कि हाँ, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये फाइनल थ्योरी दे दी जाती है। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है कोई भी लॉ बनाने के लिए। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। उस डेटा को कलेक्ट करके उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम कोई हाइपोथेसिस देते हैं। किसी भी तरह का हाइपोथेसिस हो सकता है, वो कोई एक स्टेटमेंट दे दी कि हो सकता है ऐसे ऐसे वेरिएशन चल रहा हो। फिर उसका टेस्ट किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेके। अगर वो ऑब्जर्वेशंस हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम बना देते हैं फाइनल थ्योरी। और अगर वो गलत हो रहा हो तो हम वापस चले आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। फिर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, फिर हाइपोथेसिस प्लॉट किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। फिर अगर टेस्ट गलत होगा तो फिर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस बनाया गया, फिर टेस्ट किया गया, फिर अगर सही हो गया तो फाइनल थ्योरी दे दी। तो ये एक प्रोसेस चलता है। इसलिए साइंटिस्ट बहुत सालों सालों तक की कोई लॉ बनाने में लगा देता है, क्योंकि उनको एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग पूरा वर्क करना पड़ता है। ये हुआ डेवलपमेंट ऑफ लॉ या फिर साइंटिफिक मेथड। यहां तक का क्लियर होगा हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ में डिफरेंस, समझे। तो ये चीज क्लियर हुई। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आगे हम अलग अलग ब्रांचेस के साथ फिजिक्स का रिलेशन देखेंगे और कुछ नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल लॉज देखेंगे, नेचुरल फोर्सेस देखेंगे। तो वैसे छोटा ही चैप्टर है, तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करने का। तो बस आप समझते रहिए, अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके कोई क्वेरीज है, डाउट्स है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। थैंक यू।